नमस्कार। बीबीसी न्यूज रूम में आज हमारे मेहमान हैं नितिन गडकरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस दफ्तर में। आज जो दो बड़े चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा? जिस तरह से बीजेपी की वापसी दिख रही है अभी तक, जो अंदाजा लग रहा है। नहीं, उम्मीद तो थी। मैं भी प्रचार के लिए गया था और मुझे लगता है कि 10 साल में जो काम सरकार ने किया है उसके आधार पर पब्लिक तक, कॉमन मैन तक जो काम पहुंचा है, उसी के कारण वोटर्स का रिफ्लेक्शन हमारे सपोर्ट में आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से काफ़ी रिपोर्ट ऐसे मिलते थे कि बहुत टफ है, कठिन है, पर इन सब बातों पर बात करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे लिए मिले, जो आगे के 2 राज्यों के चुनाव के लिए भी उपयोगी होंगे। वही हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन जितनी रिपोर्टिंग हो रही थी जमीन से भी, और हम लोग भी गए थे, और बीजेपी को भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी सारी तब्दीलियां हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार तीसरी बार वो आ सकने की उम्मीद कर सकें। एक मेरे मित्र ने कहा था जी, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। जी, फिर भी कुछ तो अंदाजा आप बताएं कि क्यों आपको लगता है कि बीजेपी तीसरी बार वापस आ सकने की संभावना दिख रही है? अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स होता है कि जो आदमी साइलेंट है, वो बोलने वाला नहीं है, तो उसको जब इसके बेनिफिट मिलते हैं इंडिविजुअली, तो वो आदमी अपना वोट उस दिशा से देता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू के क्षेत्र में भी गया और कश्मीर में भी गया, पर एक बात है कि जम्मू में भी हमने बहुत काम किया, पर उसका फल नहीं मिला। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि फल मिले इसके लिए कोई काम नहीं करता। हमको ये तो पहले से मालूम है कि जितने हम स्ट्रांग जम्मू में हैं, उतने हम श्रीनगर क्षेत्र में नहीं है। फिर भी हमने काम करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इस चुनाव के परिणाम के बाद क्या जो स्टेटहुड की बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है कि उसमें कोई अड़चन आएगी या सेंट्रल सरकार? हमारे सामने प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के विकास की रही, और जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट से पावर जनरेट करना, जी, टूरिज्म को बढ़ाना, यही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। टूरिज्म में ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होती है, और आज जम्मू में हमारे कार्यकाल में टूरिस्ट का परसेंटेज 3 गुना बढ़ा है। तो और भी वजह कि स्टेटहुड मिल जाना चाहिए जब सब कुछ इतना नॉर्मलाइज हो गया है। तो मेरे हिसाब से जम्मू में जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, जो जम्मू और श्रीनगर की समस्या कश्मीर की, ये वहाँ के विकास से है। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या है, और टूरिज्म बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होने के कारण गरीबी दूर होगी। तो ये बाकी बातें जो पॉलिटिकली अलग लोग खड़े करते हैं, पर वहाँ तो आम जनता मांग रही है ना सर। हम बस ऐसी कोई आम जनता नहीं मांग रही, आम जनता विकास मांग रही है जी। तो कहती है कि मुझे लगता है कि उनको इस बात का भी एहसास हो गया है कि उनका भविष्य और तकदीर कोई बदल सकता है, तो हम लोग बदल सकते हैं। पर उन्होंने फिर आपको वोट नहीं दिया। देखिए, आखिर हमारी शुरुआत से लेकर इसके पहले हम उतने आगे नहीं गए। इस बार मुझे लगता है, अभी तो ये डाटा पूरा मिलने का है, जी जी जी, पिछली तुलना में हमको बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिला। क्या आपको लगता है कि ये 370 के ऊपर एक तरह से वोटिंग हुई है, रेफरेंडम है ये, जिस तरह से इस बार का रिजल्ट आ रहा है? मुझे लगता नहीं है। नितिन, आप अपना सवाल पूछिए। जी नितिन जी, मेरा सवाल थोड़ा संगठन पर है, थोड़ा राजनीति पर है। जाहिर है पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन 2009 से 13 तक इसी भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष थे। 14 से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से फिर से उसने अपने को रीइन्वेंट किया है। आपके जब आप अध्यक्ष थे तो बहुत तारीफ होती है कि आपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया था, और अध्यक्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बिना पर आप अपने विपक्षियों पर फैमिली लेड ऑर्गेनाइजेशन का भी अक्सर आरोप लगाते रहे हैं। अभी पार्टी में एक तरह से अध्यक्ष पद को लेकर स्टेलमेट है। बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि पार्टी एक नया अध्यक्ष नहीं अपॉइंट कर पाई है या कर पा रही है। क्या कोई खास वजह है, या आप एक एक करके इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं कि उसके नतीजे आए, फिर आप एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढें? पार्टी में कोई स्टेलमेट नहीं है, और अभी इलेक्शन ही चल रहे हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे पार्टी में निश्चित रूप से उसका निर्णय होगा।
मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। इतना विलंब अध्यक्ष के तौर- इलेक्शन चल रहे हैं ना, हम इलेक्शन प्रोसेस में हैं। इस समय सबका ध्यान इलेक्शन जीतने की तरफ है। अब महाराष्ट्र और झारखंड हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। ऐसे समय हमारी सबकी जिम्मेदारी यह है कि हम ज्यादातर चुनाव जीतने के लिए कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी काम बाद में करें। कि कोई और प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से अध्यक्ष पद को लेकर कोई स्टेटमेंट है या कुछ? किसका नाम चल रहा है नितिन जी, कौन है रेस आप में ही लोग आगे? बता सकते हैं। हम लोग के तो सारे कयास गलत हो रहे हैं पत्रकारों के। जी बताएं। ऐसी तो चर्चा जी जो होती है पार्टी में ऐसी कभी होती नहीं, और जो अपना मत भी देना होता है वो प्रमुख लोगों को देने की प्रथा है। बाहर तो चर्चा नहीं करते, पर पार्टी में मंथन है, शुरू है, और पार्टी उचित निर्णय करेगी और होगा। नितिन जी, इसी से जुड़ा पिछले कुछ दिनों से संजय जोशी जी का नाम वापस काफ़ी चर्चाओं में आ गया है। आपके समय में पार्टी में बहुत प्रभावी भूमिका में थे, उसके बाद काफ़ी समय से बाहर हैं। क्या पार्टी में उनकी वापसी की चर्चा है, और अब तो अध्यक्ष पद के लिए भी उनके नाम की बात हो रही है? मुझे इसके बारे में अभी तो कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि आजकल मैं पार्टी के बजाय अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा रहता हूँ। पार्टी अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी बता पाएगा। शशांक जी नितिन जी, मेरा सवाल आपका बायोफ्यूल को लेकर है। आपने कहा है कि उसको आप एज एन ऑल्टरनेटिव बिल्ड करना चाहते हैं एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल के लिए, लेकिन इतने सालों बाद भी कोशिशें जारी हैं। क्या आपको लगता है कि जो स्केल अब तक हो जाना चाहिए था वो स्केल अब तक नहीं हो पाया है, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या हमारी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स क्या इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो कंपैटिबल सभी व्हीकल्स नहीं होंगे, तो उसमें एक अलग फिर समय और लग सकता है इसमें। तो किस तरह की पॉलिसी या इंटरवेंशन की और ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है फॉसिल फ्यूल का, और इसके कारण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। और हर साल हमारी पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ती है, और ये इसी प्रकार से बढ़ेगी तो ये जो इंपोर्ट है ये 35 लाख करोड़ का होगा। और देश के इकोनॉमी से, आर्थिक दृष्टि से इतना पैसा बाहर इंपोर्ट में जाना ये अच्छा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करके जो हम लोग प्रदूषण होगा, उससे दिल्ली में आप देख रहे हो कि किस प्रकार प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका परिणाम हुआ है। तो हमारी नीति ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अभी ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। मैं जो गाड़ी में आया हूँ अभी आपके ऑफिस में, हाइड्रोजन पे तो नहीं है? नहीं, वो हाइड्रोजन पे गाड़ी है। ये 100% बायो इथेनॉल पे चलने वाली है। ये ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, कॉर्न से बनता है, बाद में उसके बाद जो है मोलाइसिस से बनता है, बी मोलाइसिस से, मतलब सी मोलाइसिस से बनता है। पहली बात तो बायो फ्यूल कॉस्ट इफेक्टिव है। अल्टरनेटिव फ्यूल उससे भी सस्ता है। अगर आपके पास अगर पेट्रोल की, डीजल की गाड़ी है तो आपका खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये है, तो इलेक्ट्रिक में 3,000 रुपये का है। मैं 2004 से बात कर रहा था, ये मुझे हर इसमें इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो आप धक्का मारोगे क्या? नहीं, लेकिन अभी जो आपने भी देखा होगा कि जो ओला का जो ई स्कूटर है सर, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सर्विस नहीं मिल रहा है, बैटरी का कोई ठिकाना नहीं है। वो हम लोग तो बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? जब जो बात आप कह रहे हैं उससे लगता है यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, यही होना चाहिए। लेकिन अगर हमको आज एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास इतना ही पैसा है, तो हम इलेक्ट्रिक कार शायद नहीं खरीदेंगे। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक कार खरीदने। तो ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है? पहली बात तो अब नाराज मत होना, पर आप लोगों की दृष्टि बड़ी विशाल है। आपको बुरा क्या हुआ वो पहले दिखता है, अच्छा क्या हुआ ये नहीं, अच्छा तो ये तो बहुत मैं अच्छी आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, ओला का एक प्रॉब्लम आया, बाद में हमने बैटरी के स्टैंडर्ड्स भी बदल दिए। अभी कुछ तकरार आई है, टेक्निकल रीजन अभी तक मिला नहीं है। तो कुछ जगह पर ये स्टार्टिंग में थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, और उसके ऊपर हम लोग रेक्टिफाई भी करते हैं, उसका रिसर्च भी करते हैं। और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से जब पिछले बार जब स्कूटर में बैटरी को आग लग गई थी, तो हमने बड़े प्रमाण पर उसके स्टैंडर्ड्स तय किए। इसका भी टेक्निकल रीज़न अभी तक मिला नहीं है। अभी हम उसका स्टडी करेंगे और जो कमियां होगी उसको सुधारेंगे। अल्टीमेटली
कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो एक स्क्रैपिंग पॉलिसी आप लेकर आए थे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां, अनफिट गाड़ियां हैं, उनको आप रोड से हटाएंगे, उनको स्क्रैप करेंगे और उनको फिर ऑब्वियसली नई गाड़ियां उसकी जगह आ जाएंगी। लेकिन अभी भी ये अनफिट गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, 15 साल पुरानी चल रही हैं, जबकि आपके पास, आपके डिपार्टमेंट के पास सब आरसी है, एड्रेस ऐसे लोगों के कि आप उठा के स्क्रैप कर सकते हैं। कई लोगों की गाड़ियां आप देखेंगे पार्किंग की जगह घेरे हुई है, वो वहाँ खड़ी हैं, उनमें पौधे उगाए हैं, वो ऐसे ही उनकी हालत हो गई है। लेकिन अभी भी क्या आप ये कह सकते हैं गारंटी से कि वो जो पॉलिसी आप लाए हो इम्प्लीमेंट हो गई है पूरी तरह? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारत सरकार ने एक निर्णय किया है कि राज्य सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट जब गाड़ी स्क्रैप करेगा राज्य सरकार, तो उनको नई गाड़ी लेने के लिए हम पैसा देंगे। तो बड़े प्रमाण पर सरकारी गाड़ी स्क्रैप हुई। एक तो टेस्टिंग सेंटर्स हमारे यहाँ अभी कम है, अब आप बड़े प्रमाण पर वो बढ़ा रहे हैं, और स्क्रैपिंग सेंटर में सरकार को भी स्क्रैप करना है। तो ये प्रोसेस में ये शुरुआत का टाइम है, अभी स्क्रैपिंग शुरू हुआ। जैसे टाटा ने 6-7 प्रोजेक्ट स्क्रैपिंग के डाले, सुजुकी ने डाले, सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी हमने कहा है, और ये जरूरत भी है कि जैसे आप जब टेंडर निकालते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का एक टेंडर निकाला आपने, बहुत सारी कंपनीज बिड करती हैं वो टेंडर लेने के लिए, और ये हमने देखा है कि कई बार कंपनीज -40, -30% पे बिड करती हैं। यानी कि अगर आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो कह रही है मैं 60 करोड़ में बना के दूंगा, और वो पास भी हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि क्या वो अपने घर से पैसा लगाती है एजेंसी, और क्या आपके पास कोई चेक एंड बैलेंसेस हैं ये देखने के लिए कि ये कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, कि माइनस में करने के लिए तैयारी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और करप्शन फ्री है। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ का टेंडर अवार्ड कर चुका हूँ, मुझे डर नहीं किसी से, कोई कॉन्ट्रैक्टर को मेरे पास आना नहीं पड़ा। ये ऐसा हुआ कि इसमें थोड़ी मेरी गलती भी है। पहली बात क्या, देश में 20-25 कंपनियां काम करती थी, और वही कोई भी काम करने के पहले देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मेरे मन में आया कि कुछ ही लोग क्यों करें, मैंने अच्छे भाव से मैंने उसको डाइल्यूट बनाया, तो पेंडुलम इधर लेके गया। तो लिबरल करने के बाद क्या हो गया कि 30 के कॉन्ट्रैक्टर 400 कॉन्ट्रैक्टर हो गए, तो कंपटीशन बढ़ी। फिर मैंने एक को पूछा तुम इतना सस्ता क्यों कोट कर रहे हो? बोले मैं बैंक से मशीन ले चुका हूँ, बैच भरना है, कम से कम मेरा इंस्टॉलमेंट तो निकल जाएगा। बोले तो कंपटीशन से कारण लोग भरने लगे। फिर मुझे ध्यान में आया क्वालिटी की बात, अभी तो हम रगड़ना शुरू कर दिया। मैं अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना, बड़े बड़े लोगों को कार्रवाई कर रहा हूँ, छोड़ता नहीं किसी को। अब प्रॉब्लम यह है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिबरल किए थे। अब मुझे ध्यान में आया कि ज़रा ज़्यादा किया, गलती हुई है। वो इधर जो पेंडुलम गया था, अब बीच में ला रहे, वो पॉलिसी आई तो थोड़ा टेक्निकली क्वालिफिकेशन तो अच्छे होंगे। सेकेंड थिंग, रोड के क्वालिटी के ऊपर हमने जमकर अभी कार्रवाई भी की है, और उसके ऊपर कोई होगा तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट यह है कि किसने कितने रुपए में टेंडर भरना और कंपटीशन होना, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी कि हम लोग एक बार टेंडर में गए हिंदुस्तान में, लोएस्ट को ही, मुझे बहुत सलाह मिले विद्वान लोगों की कि लोएस्ट को नहीं देना चाहिए। मैंने बोला इस देश की मानसिकता ऐसी नहीं है, ये फालतू धंधा, मुझे कुछ भी हो मैं लोएस्ट को ही दूंगा, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी पद्धति है कि लोएस्ट को देते समय वो क्वालिटी और बाकी देखते हैं। पर हमने अभी एक तय किया है कि जो 40% बिलो करता है तो उससे बैंक गारंटी एडिशनल लेते हैं कि उसने काम खराब किया तो उसको जब्त करेंगे। एक सवाल, अभी आपने क्वालिटी की बात की, तो आपकी क्वालिटी से जुड़ा ये सवाल है। हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि इस आम चुनाव के पहले आपको विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएमशिप का ऑफर आया था। ये नहीं पूछूंगी कि किसने दिया था, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि वो क्वालिटी आपकी कौन सी है जो बीजेपी में भी रहते हुए आपको ये ऑफर मिलते हैं और बाकी नेताओं को नहीं मिलते? ये तो आप जैसे शोध पत्रकारिता में जो अधिकारी पत्रकार है उन्होंने अध्ययन करना चाहिए और अभ्यास करना है। देखो, मैं इतना कोई कैलकुलेटेड व्यक्ति भी नहीं हूँ, वेरी सिंपल पर्सन। और मैं इंजीनियर बनना था तो डिस्क्वालीफाई, मुझे 50% से कम मार्क मिले, 75 इमरजेंसी लग गई, और मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ।
नहीं, मैं एक बात इतनी करता हूँ, जो आते हैं उनका होने लायक काम है वो करता हूँ। दूसरी बात, मैं प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरा धंधा नहीं राजनीति, लेकिन जो पढ़ता वही करता हूँ, जो बोलना है वही बोलता हूँ। मैं चुनाव भी लड़ता हूँ तो भी लोगों को वही कहता हूँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हमारे प्रिंसिपल के साथ, कन्विक्शन ओरिएंटेड। और मेरा जब जयप्रकाश जी के आह्वान पर आया था तो स्टूडेंट था तब, तो मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं अभी राजनीति लगभग नहीं के बराबर करता, तो मैं अपनी पैशन से मैक्सिमम 80-90% सोशल वर्क करता हूँ। तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनना ना मेरी एम्बिशन है, ना मुझे कोई उससे लेना देना है। लेकिन इस ऑफर की वजह से बीजेपी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि ये ऑफर आप ही को क्यों आ रहे हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जो आदमी आनंद से खुशी से रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती, जो सोचता है उसको प्रॉब्लम होता है। तो अब तो आप बता ही दीजिए, जब आपको डर किसी से नहीं लगता, झिझक नहीं होती, तो नाम बता दीजिए। डोंट मिसइंटरप्रेट। क्या होता है आजकल, एक आदत पड़ी हुई है, माफ करना मुझे, वो क्या करते हैं कि सवाल पूछते हैं, पूरे उत्तर के ऊपर के 5-6 वाक्य निकालते, नीचे के निकाल देते, और एक छोटा सा आदमी अपने सोशल मीडिया पे एक उल्टी न्यूज डाल देता है, और फिर बड़े बड़े लोग उसका आधार लेके 6-6 कॉलम के न्यूज छापते। तो मैं जो बोलूंगा, मुझे किसी का डर नहीं, तो फिर मुझे मालूम है कि तुमको उल्टा क्या लिखना है। तो देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं कन्विक्शन के साथ काम करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली पॉलिटिक्स। तो मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स का वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो आप लिखते हैं, छपते हैं और पूछते हैं, ये जो पावर पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स। स्वाधीनता के पहले जब सब लोग देश के लिए मरने मिटने की बात करते थे, स्वाधीनता की बात करते थे, स्वदेशी और स्वावलंबन की बात करते थे, वो भी पॉलिटिक्स था। आजकल क्या हुआ कि पावर पॉलिटिक्स से ही पॉलिटिक्स रहा है। तो मैं सोशल सर्विस को, नेशनल सर्विस को पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स मानकर वो काम मैं अपने हिसाब से करते रहता हूँ। महाराष्ट्र और झारखंड आपके लिए अगली परीक्षा होगी, और थोड़ी कठिन भी होगी। हमने देखा है लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए था, उस तरीके से सक्सेस नहीं मिला है। क्या क्या गलतियां हुई थी जो आपको लगता है कि सुधारनी जरूरी है, और वो सुधारना हो रही क्या? और दूसरा, लाडली बहन का कोई फायदा होगा ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार से हम हरियाणा में भी जीते हैं, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, और महाराष्ट्र में और झारखंड में निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी ऐसा है कि हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, आप तुम्हें मराठी म्हणून तुम्हाला सांगतो, विजयाचे बाप अनेक असतात, पराभव अनाथ असतो। यानी जीत का पिता अनेक होते हैं और पराभव अनाथ होता है। तो कभी कभी क्यों आप विजयी हुए ये समझ में नहीं आता, और कभी कभी क्यों हारे हुए ये समझ में नहीं आता। तो और क्या होता है, हारने के बाद फिर चर्चा होती है कि तुमने ये पीले रंग का कपड़ा अगर नहीं पहना होता तो तुम चुनाव जीतते, तुमने ये नहीं बोला होता तो तुम ये करते। तो ये हारने के बाद दुनिया भर की चर्चा होती है। व्हाट माय फीलिंग इज कि हमने जो डेवलपमेंट का काम किया है 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, हार्ट टू हार्ट एंड मैन टू मैन, उसका फायदा हमको झारखंड और वहाँ भी मिलेगा, और हम निश्चित रूप से विजय होंगे। लाडली बहन जो योजना है, उसका आपको क्या लगता है? आपने उस पर बात भी की है कि इसका सब्सिडीज के ऊपर असर होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब्सिडीज और इस तरीके की स्कीम्स को लेके आपकी क्या सोच है? फायदा होगा। इमरजेंसी के दौरान आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, तो इतने लंबे दशक का सफर है आपका। आप अब जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी पर ये, और उस पार्टी के आलोचक उन पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये इमरजेंसी से भी बड़ा निरंकुश सत्ता है। तो आप इस तरह की तुलना को आप किस तरह से देखते हैं कि इमरजेंसी में जो हुआ? बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? जैसे आप देखिए, मीडिया रिपोर्ट जब आती, मीडिया फ्रीडम की रिपोर्ट, आपने भी कई बार हम लोगों को भी कहा है, पत्रकारों को, कि एकदम निडर होकर काम करो। तो मीडिया फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, उसमें 180 देशों की सूची में हम लोग 159 हैं। आप जब रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता की बात होती है, तो अभी जो 2 अक्टूबर को रिपोर्ट आई अमरीकी संस्था की, उसमें भी भारत की कड़ी आलोचना हुई। जाहिर है सरकार ने उसको कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आप जैसी पार्टी और आप जैसी सरकार के अंदर इस तरह की आलोचनाओं पर क्या मंथन होता है? क्या सोचना नहीं कि रिपोर्ट गलत है? मैं आपको बताता हूँ कि भारत सरकार की इतनी हुई, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया 10 करोड़ लोगों को,
कई जात पंथ धर्म भाषा किसी को डिस्क्रिमिनेट किया हमने? मुझे बताओ, हमने आयुष्य योजना निकाली, बेनिफिट मिल रहे, किसी को हमने डिस्क्रिमिनेट किया? तो आपको क्यों लगता है कि अमेरिकी संस्था, क्यों आप भारत अमेरिका दोस्ती है, मैत्री विषय है, तो इसने क्या लिखना और क्या नहीं लिखना उसका काम होता है। पर आपको नहीं लगता रिलीजियस माइनॉरिटी अभी इस पिछले कुछ वर्षों में उनके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा सर गलत है, और ये इस प्रकार का बात करने वाले कुछ खास सेक्शन ऑफ पीपल पहले भी थे, अभी भी थे, जो प्रत्यक्ष सरकार में काम हुआ है। हमने जात पंथ धर्म भाषा सेक्स किसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, इवन पार्टी भी, मैं तो वो भी पालन करता हूँ कि सही काम सबका करना। नहीं, वो आप करते हैं नितिन जी, आप हमेशा ही बोलते भी हो। नहीं, तो बीजेपी का नहीं, आप बीजेपी के हैं, लेकिन आप नितिन गडकरी हैं, तो आप अपने मन से, आपकी जो राजनीतिक अगर अच्छा करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल हूँ। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी की आलोचना करने वाले लोग और कई ऐसे लोग जो कि बहुत ऑब्जेक्टिवली भी देखते हैं, नहीं, पर ऑब्जेक्टिव लोग भी ये कहते हैं कि इस पार्टी ने धर्म के आधार पर विभेद किया है, ये एक आरोप लगता रहा बीजेपी पर। देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है, ये बहुत दिनों से इस देश में चल रहा है। सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग है सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का नाम देकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करना, यह कुछ पार्टियों का एजेंडा रहा है। हाँ, लेकिन कोई भी आपका एक भी मुसलमान एमपी नहीं, आपका रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों में धीरे धीरे और कमता जा रहा है, इस बात को तो अब डिनाई नहीं करेंगे, आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। जो चुनाव में क्या होता है, इलेक्टिव मेरिट नाम की एक चीज होती है, पर मैं आपको सच बताऊं यार, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मैंने अभी मैं भी लोकसभा में तीसरी बार आया हूँ, मैंने बोल दिया पब्लिकली, जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा, नहीं नो, मेरा नहीं आना। अच्छा, मीडिया फ्रीडम पर तब फ्रीडम है आपको फ्रीडम है, आपको तो फिर हम लोग क्यों अब हमारी सूची पे हम इतने नीचे कैसे हो गए हैं? प्रॉब्लम तुम्हारा जो है, मीडिया के जो मालक है ना, वो कंट्रोल करती है मीडिया, शायद उनका कोई प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा नहीं प्रॉब्लम, ना मेरा प्रॉब्लम है। सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग फिर से समय निकाल के बात करेंगे। ये एक सवाल है जो कई सारे लोगों ने हमको कहा था हम जरूर पूछें कि हाईवेज तो बहुत अच्छे बने हैं आपके, लेकिन उस पे जो टोल टैक्स लग रहा है ना, इतना महंगा क्यों हो गया है टोल टैक्स? उस पे जो फास्ट टैग होने के बाद भी इतनी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो फास्ट टैग के बाद लाइनें लगभग नहीं के बराबर, पर एक बात है कि हम लोग जो कर्जा निकाल रहे मार्केट से, और मैं आपको भी आह्वान करता हूँ, हमारे इंडिविड मॉडल का जो बनाया है, अब मैं पत्रकार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, उनको कहता हूँ इन्वेस्ट करो, हम आपको 8.05% इंटरेस्ट देंगे और मंथली तुम्हारे अकाउंट में जमा करेंगे। और हमारा बॉन्ड इशू 7 दिन का था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो मैं लोगों से पैसे लेता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि मुंबई पुणे हाईवे बना तो पहले 9 घंटे लगते थे, आप कभी उस समय मुंबई गई होंगी पुराने रोड से, तो 8 से 9 घंटे लगते थे। अब मुंबई पुणे हाईवे 2 घंटे में होता है। अब 2 है कि बजट से, मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना है, बजट से बना तो 25 साल लगते हैं। अब वो क्या हुआ है कि इतना गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं है कि जिसको जनता के एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करें, तो पूरा करेंगे तो फिर हमको पैसा बाहर से खड़ा करना पड़ेगा, और उसमें सेविंग है। जैसे आप दिल्ली से देहरादून, मैं जनवरी से आपको 2 घंटे में पहुंचूंगा, अभी आपको 9 घंटे लगते हैं। अब मुझे बताओ कि 9 घंटे में आपका पेट्रोल डीजल गाड़ी में कितना जलेगा और 2 घंटे में कितना जलेगा? तो जो बचत होगी वो दो, मैं मार्केट से कर्जा निकाल लूंगा और उससे रोड बनाऊंगा, सरकारी बजट से इतना नहीं कर सकता, तो इसलिए टोल लगता है। पर अभी हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि टोल पे रुकना नहीं पड़ेगा, और हम लोग आपके नंबर प्लेट से कैमरा फोटो निकाल देगा, आप जहाँ से जाओगे वहाँ से निकलेगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ से, और उतना ही हम टोल लेंगे, तो टोल काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि टोल के इसमें से ये जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें मंथली पास देते हैं, और सोच रहे कि और कैसे कुछ राहत दे सकते हैं, इसके ऊपर भी सोच रहे हैं जी। पर अभी क्या है कि प्रॉब्लम, हम जिस प्रकार के ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, मैं हर साल 1 सवा लाख करोड़ तो लैंड एक्विजिशन के लिए देता हूँ। आज मार्केट में लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ गई। दूसरी ओर रोड में कंक्रीट रोड बना रहा हूँ,
और अभी नई टोल सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आ जाएगी, तो आपको ये जितना उतना टोल आपको देना पड़ेगा। दूसरा, जो शहर के बीच में टोल है उसके लोगों को तकलीफ होती है, तो वो भी हम निकाल देंगे और बाहर लेके जाएंगे। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और जरा ये सैटेलाइट बेस्ड टोल आएगा तो रिलीफ हो जाएगा। चलिए, ये आखिरी सवाल होगा इसलिए भी क्योंकि ये आरएसएस का 100वां साल है, आप आरएसएस के लाडले हैं, आरएसएस की बड़ी इच्छा थी और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जिन पत्रकारों ने आपके राजनीतिक करियर को देखा है उन सब का भी कहना है और हम सब भी जानते हैं कि आरएसएस की बड़ी इच्छा थी कि आप प्रधानमंत्री पद पर रहें। कहीं भी आरएसएस ने ऐसा कहा नहीं और मैं प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि पर्सन महत्वपूर्ण है, पर्सन एंड पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी इंपॉर्टेंट है, पार्टी एंड फिलोसॉफी इज इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जीवन में पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ये समझ कर आया हूँ। संघ का स्वयंसेवक हूँ, अपने आइडियोलॉजी के प्रति बिल्कुल अभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना, ये हमारा राजनीतिक मिशन है और उसके लिए लाखों लोग काम करें, उसमें से मैं भी एक काम करने की कोशिश करता हूँ और मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत कुछ ज़्यादा दिया है। पूरा संतुष्ट हूँ और अपने काम में खुश हूँ। कोई एक चीज़ जो अधूरी रह गई आपकी बकेट लिस्ट में, आपने बहुत कुछ किया, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि अभी तक वो नहीं कर पाए एज ए पॉलिटिशियन? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। क्या होता है, जिसके पास स्कूटर होती है, मैंने एक बार राजस्थान की विधानसभा में एक भाषण दिया था, बहुत वायरल हुआ है कि भाई जो नगर सेवक है वो इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि वो उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, जिसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला वो इसलिए दुखी है कि उसको मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि कब हाईकमांड कब निकाल देगी, इसलिए वो दुखी है। तो मैंने कहा सोचना बंद करो, जो है आनंद से रहो, खुशी से काम करते रहो और आगे चलते रहो। तो मुझे लगता है कि काम करते रहना चाहिए और मैं अपने आनंद से अपनी बातें, मेरा पर्सनल एजेंडा है, बहुत सी बातें मैं करते रहता हूँ। आप राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? मैं सबको अच्छे तरीके से देखता हूँ। उनको किस तरह से देखते हैं? सबको तो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको उनके नहीं, मेरी सबके बारे में राय है कि आपको मालूम नहीं होगा, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के ये थे AB बर्दन, तो वो नागपुर के थे। मैंने उनको बचपन से देखा, मैं उनको बड़ा, मेरे लिए आइकॉन थे। फिर शेतकरी संगठन में किसान शरद जोशी थे, उन्होंने बहुत मुझे उनको सीखने के लिए मिला, उनको मैं मानता हूँ। मैं संघ में अभी मैंने एक किताब लिखी है, अभी अंग्रेजी में ही है, वो प्रकाशित नहीं हुई, पर मैं भाऊराव देवरस थे, भाला साहब देवरस जी के भाई, जिन्होंने सब UP वगैरह में संघ का काम किया। यशवंतराव खेड़कर थे विद्यार्थी परिषद में, तो बहुत से लोग हैं। तो मैं बहुत लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिला। एक चीज़ जो मैंने कही वो कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं दिल्ली में आने के बाद मैंने एक बात का अनुभव किया कि अलग अलग प्रकार के लोगों को मिला मैं, क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स, बिल गेट्स से लेकर दुनिया भर के लोगों को मिला। तो मैंने एक बात देखी कि जिन लोगों को मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो छोटे हैं, और दूर से मैं जिनको छोटा समझ रहा था उनके नज़दीक जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई और गुणवत्ता का पेटेंट किसी का नहीं है। छोटा सा आदमी भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। और मेरे लाइफ में मैंने जो छोटे छोटे लोगों से, और हमारे बीच में नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। तो मैं ये मानता हूँ कि छोटे छोटे लोगों से आपको सीखने के लिए मिलता है, पर आपको वो अच्छी गुण देखने के बाद उसको स्वीकारने की आपकी तैयारी चाहिए। तो लाइफ इज ऐसा, ये पॉलिटिक्स और जीवन इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। खुशी से चलते रहो और काम करते रहो, तो संतुष्ट मानने पर समाधानी होता है व्यक्ति। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं समाधानी हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी, जितना समय दिया आपने और हम सबके सारे सवालों का जवाब दिया। आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।